तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट आस्क्ड एमयूसी इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन जो देख चुके हैं हम। अभी पार्ट 2 में हम आगे के 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके। ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मोस्ट आस्क्ड एमयूसी इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स पार्ट 2। तो ये रहा है स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस। जो पहले भी हम 15 क्वेश्चन देख चुके थे लेफ्ट साइड में, हम राइट साइड के जो 15 क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, कहीं लेने वाले हैं या कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो पार्ट 1 आपको पार्ट 1 की लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है? जिसको भी पार्ट 2 1 देखा नहीं है तो वो डायरेक्टली उस पे जंप हो जाए। तो मैं टाइमलाइन्स डाल दूँगा इस वीडियो पे, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक या उस क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, जिसको आपको ज़रूरत हो और आप डायरेक्टली स्किप कर सको। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन इन एमएससी? तो बंडलिंग और मिनिफिकेशन क्या है एमएससी में? ठीक है? So bundling, what is bundling name is in a web project, you usually have many CSS and JavaScript files. Every time the browser loads your page and it makes a separate request for each file. Bundling combines multiple files into a single file. ठीक है? तो हमारी जो CSS JavaScript फाइल्स होती है, ठीक है? तो वो एक्चुअली उनकी कुछ साइज होती है और वो क्या करता है कि जो सारी सारी जो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसके एक बंडल बना लेता है, उनको एक कर देता है ताकि वो एक साथ लोड हो जाए। ठीक है? तो अलग-अलग लोड ना हो। तो ब्राउज़र जो भी टाइम लगाए वो एक ही टाइम लगाए, ना अलग-अलग उसको लोड करे अलग से। ठीक है? तो यही बोलना चाहता है कि बंडलिंग हमेशा क्या करता है कि जो मल्टीपल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसको सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो example instance of loading style1.css, style2, style3 css separately bundling will create one file say stylebundle.css। तो एक फाइल बना देता है सारी css फाइल्स की सिंगल इसमें, और वो एक साथ उसको लोड कर देता है, ना कि अलग-अलग। ठीक है? तो इसका बेनिफिट क्या है कि फ्यूअर रिक्वेस्ट, फास्ट पेज लोड। ठीक है? रिक्वेस्ट कम रहेंगे और फास्ट होगा हमारा पेज लोड। तो मिनिफिकेशन क्या है? योर CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स often contain spaces, comment and log variable names for readability. Minification removes the unnecessary characters like spaces, line break and comments without changing the functionality. तो मिनिफिकेशन क्या करता है, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको निकाल देता है। ठीक है? और जो लॉन्ग्स वेरिएबल नेम है उसको रीडेबिलिटी प्रोवाइड करके देता है, मतलब एक स्मॉल नेम प्रोवाइड करके देता है या कुछ भी ऐसा। देखो ये भी नीचे मैंने देखा है, एक फंक्शन देख रहे हो आप नीचे, ऐड नंबर करके मैंने 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं। एक देख सकते हो कि बिफोर मिनिफिकेशन और आफ्टर मिनिफिकेशन में। तो देखो 2 या 3 लाइन का हमारा नीचे का कोड बन रहा है, ऊपर वाला बिफोर मिनिफिकेशन वाला, और बाद में वो 1 लाइन में करके दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेस है वो निकल जाएगी, अननेसेसरी कैरेक्टर निकल जाएँगे, कमेंट निकल जाएँगे, तो इसकी वजह से जो हमारी फाइल्स की साइज़ है कम हो जाएगी। ठीक है? तो इसका बेनिफिट ये होगा, स्मॉलर फाइल साइज़, फास्टर डाउनलोड, बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है? तो ये बंडलिंग और मिनिफिकेशन का यही सिंपल एग्जांपल है। तब भी हमारा एप्लीकेशन बिल्ड या कुछ भी हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होता है तो उस टाइम पे जो सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल्स है वो एक बंडल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे उसका लोडिंग टाइम कम हो जाता है। मिनिफिकेशन में सारे जो कंटेंट, स्पेसेस, कमेंट, लॉन्ग वेरिएबल नेम्स है उसको निकाल के फेंक देता है, और कैरेक्टर्स में से ब्रेक कमेंट्स को भी वो रिमूव कर देता है, अननेसेसरी चेंजेस जो भी है वो निकाल देता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा बंडलिंग और मिनिफिकेशन इन एमवीसी। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैलिडेशन समरी इन एमवीसी। तो व्हाट इज़ वैलिडेशन समरी इन एमवीसी? ठीक है? तो आपने एनोटेशन वगैरह देखा होगा कि हमने एनोटेशन वगैरह लगाते हैं, कुछ वैलिडेशन लगाते हैं, एरर्स वगैरह कुछ भी हम आपने देखा होगा कि हम लेबल्स वगैरह लगाते हैं हमारे एमवीसी में। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एरर आता है तो हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के आगे लगा देते हैं कि ये एरर इसमें है कि एज इज़ रिक्वायर्ड, नंबर इज़ रिक्वायर्ड, कुछ भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे या ड्रॉप डाउन के नीचे, कोई भी कुछ भी फील्ड हो उसके नीचे फॉर्म्स में। बट वैलिडेशन समरी क्या करता है, जब भी आपको सारे एरर्स ऊपर ही दिखाने हो या नीचे दिखाने हो, कहाँ पे भी एक साथ दिखाने हो, ना कि पर्टिकुलर फील्ड के आगे, जैसे नेम के आगे नेम इज़ रिक्वायर्ड, एज इज़ रिक्वायर्ड हम टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लिखते हैं ना, वैसे नहीं चाहिए आपको। डायरेक्टली जो वैलिडेशन समरी जो एरर आएगा वो ऊपर दिखाना है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज़ फिक्स एरर, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे करके एक साथ सारे के सारे नेम्स डिस्प्ले करने हो, तो उस टाइम पे आप वैलिडेशन समरी यूज़ कर सकते हो। तो आप इंटरव्यू के कैसे पूछोगे, देख व्हेन यू अप्लाई वैलिडेशन इन योर फॉर्म फील्ड्स लाइक रिक्वायर्ड ईमेल रेंज, एरर्स कैन बी अपीयर्स इफ द यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा। इंस्टेड ऑफ सेविंग एरर्स ओनली नेक्स्ट टू ईच फील्ड, you can display all validation errors together in one place, usually at the top of form.
एचटीएमएल हेल्पर कैसे है? एचटीएमएल हेल्पर हमारे उसके लिए वैलिडेशन समरी के लिए @html डॉट वैलिडेशन समरी, जो वैलिडेशन समरी दिखानी होती है उसके लिए हमारा एचटीएमएल हेल्पर है रहा। तो जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ पे वैलिडेशन समरी दिखा दो एचटीएमएल करके। देखो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड स्क्रीनशॉट में आपने यहाँ पे ट्रू किया है, प्लीज फिक्स द फॉलोइंग एरर। यहाँ पे नीचे ऊपर आपको ये बोल रहा है कि नीचे जो भी एरर आएंगे वो आपको वैलिडेशन समरी के ऊपर दिखाने हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमारा सारा एरर दिख जाएगा एक साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनोटेशंस वगैरह जो हमने लगाए एरर्स में। एनोटेशंस के आप लोग डेफिनेशन पूछ सकता है इंटरव्यूअर। एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज एनोटेशन कवर करके जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इन एमयूसी यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो देखो बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है हमारे पास एमयूसी में, जैसे डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट एंड कोड फर्स्ट। तो मैंने डेटाबेस फर्स्ट ही क्यों लिया, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो डेटाबेस ही कवर करती है। फर्स्ट डेटाबेस बना के देती है, फिर हम वो डेटाबेस यूज करके हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं। मॉडल्स क्रिएट करने के बाद हमारा जो भी हम डेटा यूज करते हैं, हमारा कोड बनाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं जो भी हमें डेटा मिल रहा है बैकएंड से। ठीक है, तो ये कॉमन अप्रोच है एक्चुअली, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज जो प्रीफर करती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करती है, तो इसलिए ज़्यादा तो इंटरवल डेटाबेस फर्स्ट के लिए ही जाता है। ठीक है, मॉडल फर्स्ट और कोड फर्स्ट ये एकदम थोड़ा कम कम इसमें होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या है। देखो इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट समटाइम्स द डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, लाइक टेबल रिलेशनशिप, स्टोर पुशर, जो हमारे पास सारे टेबल्स है, हमारे साथ हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की, स्टोर पुशर, सारा कुछ है, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स है, सारा कुछ डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मॉडल फर्स्ट यू वांट टू जनरेट सी शार्प क्लासेस मॉडल एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। देखो आपके पास अगर मॉडल है तो आप मॉडल यूज करके डायरेक्टली आप पूरा का पूरा कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी वो सुना होगा ना कि हम डायरेक्टली मॉडल से डायरेक्टली हम जो भी करंट ऑपरेशन है वो डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आपने सुना होगा एक्चुअली वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट आप डायरेक्टली जो मॉडल है, मॉडल आप जिससे मॉडल क्रिएट कर लो और डेटाबेस का जो भी हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका जो करंट ऑपरेशन है इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला, और जो भी हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली कोड। ठीक है, तो इन रियल वर्ल्ड समटाइम्स द डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखा हो गया। तो ये हमने देख लिया, द अप्रोच इज कॉल्ड डेटाबेस फर्स्ट इन एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो उस अप्रोच को हम बोलेंगे डेटा फर्स्ट फर्स्ट इन एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इन शॉर्ट डेटाबेस फर्स्ट, डेटाबेस एंड मॉडल सी शार्प क्लासेस। ठीक है, व्हाई यूज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच व्हेन यू ऑलरेडी हैव द लेगेसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जब आपके पास लेगेसी एप्लीकेशन है और एग्जिस्टिंग डेटाबेस डेटाबेस ऑलरेडी है, तो उस टाइम पे हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए जाएंगे। व्हेन डीबी इज डन बाय डीबी टीम इज नॉट डेवलपर्स, डीबी टीम ने अपना काम कर दिया है बट डेवलपर्स ने नहीं किया है। जब भी हमारे पास डेटाबेस रेडी होगा तो उस टाइम पे हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के लिए जाएंगे। ऑटो जनरेट्स ऑल एंटिटी क्लासेस रिलेशनशिप सेव्स द टाइम। देखो मैंने यही बोला, ऑटो जनरेट्स ऑल एंटिटी क्लासेस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ऑल एंटिटी क्लासेस जनरेट करके देता है, रिलेशनशिप बना के देता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा होगा वाई यूज और डेटाबेस फर्स्ट। तो आपको ये पूछा जा सकता है, तो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इज व्हेन डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑटो जनरेट मॉडल रिलेशनशिप, फास्टर डेवलपमेंट फॉर डीबी ड्रिवन एप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेटाबेस फर्स्ट का थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा क्यों यूज कर रहे हैं और एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब आप क्रिएट करते हो, कुछ आप वो अप्रोच यूज करते हो, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आप करते हो, तो आपको सारे के सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से अगर बताना चाहे कि आपको शॉर्ट में बताना है, तो आप बता सकते हो कि डेटाबेस फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है या डीबी टीम ने क्रिएट करके रखा है, या हम डेटाबेस ऑलरेडी है, मतलब हमें क्रिएट करना है कुछ टेबल्स वगैरह, हम प्रोसीजर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल के हिसाब से जो भी हमारा टेबल होगा, लाइक एम्प्लॉयज का टेबल होगा, तो एम्प्लॉयज के टेबल में सारे को कॉलम्स होंगे, सारे फील्ड्स होंगे, उसके हिसाब से हम मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के बाद हम उस पे एनोटेशन लगाएंगे, कुछ वैलिडेशन सर्वर साइड वैलिडेशन या क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो भी लगाना है हम वो लगा देंगे। ठीक है, और उस मॉडल को यूज करके हम हमारा कंट्रोलर और हमारा क्लासेस हम क्रिएट करेंगे, और उसके हिसाब से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो भी आपको जो भी क्रिएट करना है उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल फर्स्ट भी मेंशन किया है। मॉडल फर्स्ट में हम पहले मॉडल बनाएंगे, फिर उसके बाद डीबी जनरेट करेंगे। कोड फर्स्ट में हम पहले कोड बनाएंगे, स्टार्ट विद कोड, सी शार्प क्लासेस, फिर जनरेट डीबी करेंगे, फिर जनरेट डीबी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये 3 टाइप का डेटाबेस फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट, कोड फर्स्ट अप्रोच हो गया। ठीक है, फिर बोला सकता है कि आपको फ़ोल्डर्स में एमवीसी में, मतलब एमवीसी का फ़ोल्डर से उसका स्ट्रक्चर बताने को बोलेंगे, कुछ भी बोलने को बोलेंगे कि ये कौन से किसके लिए यूज़ होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है। सिर्फ़ ये जानने के लिए कि आपको आपने सच में काम किया है, सिर्फ़ आपने फ़ेक ऐसा लगा दिया है कि आपने बस किया है, आपने इंटरव्यू का
मैंने इतना काम किया है और आपने काम किया नहीं है, कि आप या आपने 2-3 महीने या 6 महीने ऐसे कुछ भी काम किया है, 1 साल काम किया हो, बट आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम भूल जाते हैं, ठीक है? तो देखो नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में कि एक एमयूसी एप्लीकेशन है, फर्स्ट एमयूसी एप्लीकेशन है, उसमें सारे फ़ोल्डर्स मेंशन ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? हमारे पास टाइम कम है और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मैं बनाना चाहता, ठीक है? तो पहले हमारे पास ऐप स्टार्ट है, तो ऐप स्टार्ट हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उस सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो एप्लीकेशन के लिए ज़रूरत है, वो सारे हमारे ऐप स्टार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल हमारा राउट कॉन्फिग डॉट सीएस जहाँ पे हमारे यूआरएल राउट्स होते हैं, जैसे हमारे कन्वेंशनल राउट्स और जो भी डिफ़ॉल्ट राउट्स हम क्रिएट करते हैं, वो वहाँ पे ही मेंशन करते हैं हमारा राउट कॉन्फिग डॉट सीएस में। और बंडल कॉन्फिग डॉट सीएस में हमारी बंडलिंग और मिनिफिकेशन की सारी सेटअप उसमें होती है। तो मैंने बोला कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट, सीएसएस सारी फाइल्स है, वो जो रिमूव स्पेस वगैरह जो मिनी बंडलिंग और मिनिफिकेशन जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन देखे, वो उसका सारा का सारा सेटअप हमारा बंडल डॉट कॉन्फिग डॉट सीएस में होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा फ़िल्टर कॉन्फिग डॉट सीएस जो भी हमारे ग्लोबल फ़िल्टर्स है, जो भी हम फ़िल्टर्स लगाते हैं एप्लीकेशन में, जो भी हमारा ग्लोबली जो भी हम डायरेक्टली उसको यूज़ करके उसका नेम यूज़ करके डायरेक्टली उसमें हम एप्लीकेशन में मेंशन कर देते हैं, तो हमारे जो सारे के सारे ग्लोबल फ़िल्टर्स रहते हैं, हम फ़िल्टर कॉन्फिग डॉट सीएस में मेंशन करते हैं, ठीक है? तो ये हम आगे भी कवर करेंगे 1-2 टॉपिक, ठीक है? तो देखो कंटेंट्स कंटेंट्स क्या है हमारे पास? कंटेंट्स मतलब एक टाइप का फाइल्स हो गए हमारे, जो हमारे सीएसएस इमेजेस आइकॉन्स हो गए सारे के सारे, जो हमारी स्टैटिक फाइल्स होगी, जो हमारे सिस्टम में मौजूद है वो सारी फाइल्स, वो बोल रहा हूँ मैं, स्टैटिक फाइल्स बोल रहा हूँ। वो साइट डॉट सीएसएस, लोगो डॉट पीएनजी, जेपीईजी ऐसे सारी जो लोगोस वगैरह रहती है, सीएसएस फाइल रहती है, जावास्क्रिप्ट फाइल रहती है, जो भी हमारे कंटेंट्स मतलब एक टाइप के सारे एक फाइल स्टैटिक फाइल्स जो हमारे सिस्टम में और हमें लगने वाली बाहर से जो फाइल्स रहती है वो हम कंटेंट में डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं। तो हमारी स्टैटिक फाइल जो मौजूद होती है हमारे कंटेंट में होती है। कंट्रोलर तो आपको तो कंट्रोलर पता होगा, जो भी हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न करके देता है और हैंडल करता है हमारे मॉडल का और यूआई का रिकॉर्ड्स, तो हमारा होता है कंट्रोलर इन बिटवीन यूआई एंड बैकएंड, ठीक है? तो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने वाला रहता है हमारा कंट्रोलर। नेक्स्ट है हमारा अ, मॉडल जो हमारा डेटा और बिज़नेस लॉजिक संभाल के रखता है, ठीक है? तो हम वो फ़ील्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल है, उस हिसाब से मॉडल बनाते हैं। वो सारे मॉडल बनाए हुए होते हैं, हम अलग-अलग नेम से वो मॉडल्स में क्रिएट होते हैं, ठीक है? सारी जावास्क्रिप्ट फाइल, jQuery फाइल्स हम स्क्रिप्ट में रखते हैं। सारी व्यूज़ जो भी हमें सीएचटीएमएल रेजर फाइल्स होती है, हम वो व्यूज़ में रखते हैं। ग्लोबल डॉट आइज़ैक्स में एप्लीकेशन लेवल इवेंट्स, एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, जो भी हमारे एप्लीकेशन लेवल के इवेंट्स रहते हैं, ठीक है? इवेंट्स मतलब हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी हमें ज़रूरत का कॉल करना है, वो हम एप्लीकेशन अंडरस्कोर स्टार्ट में रखेंगे। सेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी हम सेशन स्टार्ट के अंडर में जो भी इवेंट्स के अंदर रखना चाहते हैं, ऑटोमैटिकली एक्चुअली कॉल होता है। जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन एंड के लिए भी अलग से हम लिखते हैं अंडरस्कोप एंड, सेशन एंड के लिए भी सेशन अंडरस्कोप एंड, बहुत सारे इवेंट्स है जो ग्लोबली हम सेट करते हैं और ग्लोबली हम कॉल करते हैं डायरेक्टली हम एप्लीकेशन स्टार्ट कॉल करेंगे फंक्शन में और उसमें डिफाइन करेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट में ये होना चाहिए, एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले, फिर एप्लीकेशन एंड होने से पहले ये होना चाहिए, सेशन स्टार्ट होने से पहले ये होना चाहिए, सेशन एंड पहले होना ये होना चाहिए, सारा कुछ हम डिफाइन करके रखते हैं हमारे ग्लोबल डॉट एजाक्स में, ठीक है? तो वेब कॉन्फ़िग में हमारी सारी कनेक्शन स्ट्रिंग, सिक्योरिटी सारी जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड जो भी सेटिंग रहती है हमारे वेब डॉट कॉन्फ़िग में होती है, ठीक है? तो ये थोड़े हम डेफिनिशन बाद में भी जानेंगे, चलो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन 20 व्हाट आर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग एन एरर इन एमवीसी? तो हम एरर्स कितने टाइप में एरर्स जो रहते हैं हैंडल कर सकते हैं एमवीसी में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 7 टाइप्स लिख के रखे हैं कि कैसे-कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक तो हमारा ट्राई कैच हो गया, ट्राई में हमारा एरर आएगा, कैच में हमारा कैच एरर हो जाएगा। एक्सेप्शन बहुत टाइप के होते हैं और लो एक्सेप्शन रहता है मैं फिर एक्सेप्शन सिंपल एक्सेप्शन रहता है हमारा और बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे एक्सेप्शन रहते हैं जो हम अलग-अलग कैच बना के उसके हम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं और जो भी हमारे ट्राई में उसके हिसाब से एरर आया वो कैच हमारा कैच कर लेगा, ठीक है? तो देख सकते हो आप ट्राई कैच मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है? और ऑन एक्सेप्शन मेथड इन कंट्रोलर, तो एवरी कंट्रोलर कैन ओवरराइड ऑन एक्सेप्शन टू कैच अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक टाइप का एक एक्सेप्शन का मेथड है जो हम ओवरराइड करेंगे हमारे कंट्रोलर्स में और वो कॉल होने के बाद जब भी एक्सेप्शन आएगा, तो उस टाइम पे हमारा जो एरर करके एक पेज है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम एक मेथड बना के लिख सकते हैं, ठीक है? तीसरा है हमारा हैंडल एरर एट्रीब्यूट करके, तो हैंडल एरर में आप देख सकते हो कि वहाँ पे व्यू एरर करके लिखा है, मतलब उस पे जब भी कुछ भी इश्यू आए, एक्सेप्शन आए, तो उस टाइम पे हमारा एरर वाला जो व्यू है, व्यू का पेज वो हमारा कॉल होगा और हमने यहाँ पे 3 न्यू एक्सेप्शन और टेस्ट एरर ये जो स्ट्रिंग वाला जो एक्सेप्शन हमने रिटर्न किया है, वो हमारा होगा इस पेज
उसमें डिस्प्ले उसमें व्यू एरर इसमें इसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इट्स व्यू नेम एरर डॉट सीएचटीएमएल इनसाइड व्यू एंड शेयर में, ठीक है। और कस्टम एरर पेज इन वेब डॉट कॉन्फिग, और कस्टम एरर पेज भी बना सकते हैं, जैसे कि 404 एरर एरर आता है जब भी नॉट फाउंड करके एरर आता है, या सर्वर एरर आता है, सर्वर का इंटरनल सर्वर एरर आता है, तो उसके लिए हम अलग-अलग पेजेस बनाएँगे अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एरर्स में हम फ़ोल्डर्स के अंदर नॉट फाउंड व्यू बनाया, एरर्स फ़ोल्डर में हमने इंटरनल एरर फ़ोल्डर इंटरनल एरर व्यू बनाया, तो उसके हिसाब से जो भी हमारा स्टेटस को रिटर्न होगा, उसके हिसाब से हम वो स्पेसिफिक पेज हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है? तो ग्लोबल डॉट एसएक्स मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले आपको एक्सप्लेन करके दिया है कि क्या हुआ है ग्लोबल डॉट एसएक्स में। उसके अंदर एप्लीकेशन एंडरस्कोप एरर भी रहता है कि एरर आने के बाद हमारा एप्लीकेशन क्या बिहेवियर दिखाएगा, तो उसका हम डायरेक्टली एप्लीकेशन अंडरस्कोप एरर में हम मेंशन कर सकते हैं। तो कैन कैच ऑल अनहैंडल्ड एक्सेप्शन इन ग्लोबल डॉट एसएक्स, ठीक है? लॉगिन फ्रेमवर्क, जो भी हमारे पास लॉगिन फ्रेमवर्क रहते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क रहते हैं, जो हम एंटिटी मतलब नोगेट से हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है? जैसे nlog हो गया, और लॉगिन के लिए मल्टीपल यूज़ करते हैं एक्चुअली हम। एक टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है, तो समझ लो कि एक यूज़र हमारे इस पे हिट कर रहा है, ऑथोराइज़ कर रहा है कौन-सा भी कंट्रोलर को, और उसका नेम हम लॉग करना चाहते हैं मतलब बिफोर कंट्रोलर को एग्ज़ीक्यूट करने से पहले। तो ऑथोराइज़ होने के बाद जो भी यूज़र की डिटेल है वो सारे के सारे लॉग फाइल्स में हम ऐड कर देंगे, ठीक है? डेट के साथ हम लॉग में ऐड कर देते हैं। तो ये लॉग हम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, एज़्योर पे सेव कर सकते हैं, या इंटरनली हम सर्वर पे सेव कर सकते हैं। तो ये सारी हमारा जो है हमारे में तो एरर हैंडलिंग का है, सारा हम ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे एरर आया है, और क्या हमें दिखाना है, और क्या मॉडिफ़िकेशन दिखाना है, कस्टम एरर कैसे दिखाना है, सारा का सारा हमारा वो हैंडलिंग में ये होता है, ठीक है? हाउ कैन वी पास द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू? देखो, मैंने पहले ही जो फर्स्ट पार्ट में है ना, मैंने ऑलरेडी व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम डेटा मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो व्यू बैक हमारा व्यू टू कंट्रोलर, टेम व्यू डेटा हमारा व्यू टू कंट्रोलर, टेम डेटा हमारा व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू कंट्रोलर डेटा पास करता है। तो ये अलग-अलग तरीके हैं हमारे डेटा को पास करने में, व्यू से डेटा लेने के लिए, बट इनका थोड़ा अलग-अलग डेफिनेशन है, अलग-अलग तरीका है, जिसके लिए हम व्यू बैक और व्यू डेटा हम टेम डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ व्यू स्टार्ट? तो व्यू स्टार्ट हमारा क्या है? व्यू डॉट सीएचटीएमएल फाइल देखी होगी आपने। मैंने फ़ोल्डर्स में आपको बता दिया है कि व्यू स्टार्ट डॉट सीएचटीएमएल हमारा एमयूसी में है, ठीक है? तो व्यू स्टार्ट इज़ अ स्पेशल फाइल इन एमयूसी, रेज़र बोल सकते हैं। इट्स रन बिफोर एवरी व्यू इज़ रेंडर्ड। इट इज़ यूज्ड टू सेट अप कॉमन सेटिंग लाइक लेआउट, व्यू बैक वैल्यूज़ फॉर ऑल व्यूज़ इन योर एप्लीकेशन, ठीक है? तो व्यू स्टार्ट हमारा स्पेशल फाइल है एमयूसी में, ठीक है? तो ये हमेशा रन होता है व्यू रेंडर होने से पहले। कुछ भी व्यू हमारा रेंडर होता है, उससे पहले हमारा व्यू स्टार्ट डॉट सीएचटीएमएल फाइल रन होगी, ठीक है? तो इसमें सारी कॉमन सेटिंग रहती है, जैसे कि लेआउट पेज हो गया हमारा, ठीक है ना? लेआउट पेज आपको पता होगा, एक मास्टर पेज होता है। मास्टर पेज यानी हेडर, फूटर जो हमारा कॉमन रहता है ना, वो सारा उसमें मेंशन होता है, ठीक है? तो थिंक ऑफ इट एज़ अ स्टार्टअप फाइल और व्यूज़। जो ये स्टार्टअप फाइल है हमारे व्यूज़ के लिए, ठीक है? मतलब व्यू जब भी हमारा व्यूज़ रेंडर होगा, उससे पहले हमारा व्यूज़ डॉट स्टार्ट सीएचटीएमएल फाइल लोड होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यूज़ डॉट सीएचटीएमएल में आप देख सकते हो लेआउट, ऐसे हम लेआउट प्रोवाइड करके देते हैं जब भी हमारा व्यूज़, आपने देखा होगा कि व्यूज़ के अंदर हमने हमेशा स्टार्ट होने से पहले हम ऐसा मेंशन करते हैं लेआउट इक्वल टू, और उसका जो कुछ भी लेआउट है हमें देना है, एक फॉर्मल लेआउट देना है किसी पेज को, मास्टर पेज आप प्रोवाइड करके देना है, तो उस टाइम पे ऐसे कर दे। नाउ ऑल व्यूज़ इन द एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली यूज़ लेआउट सीएचटीएमएल अंटिल यू ओवरराइड इट, ठीक है? तो ओवरराइड कैसे करेंगे? जब भी लेआउट हम नल कर देंगे, तो उसको ओवरराइड कर देंगे, मतलब जो भी हमें अलग से एक पेज बनाना है, मास्टर पेज का जो भी हमारा जो हेडर फुटर सेट हुआ है, वो दूसरे पेज पे नहीं चाहिए, दूसरे व्यूज़ पे नहीं चाहिए, तो आप उसको लेआउट डायरेक्टली नल कर दो, और उसको लेआउट असाइन नहीं होगा, एक कॉमन स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो फ्यूचर ऑफ रियो स्टार्ट रन बिफोर एवरी व्यू यूज़ मल्टी डिफाइंड लेआउट फाइल, तो यही है जो मैंने मेंशन करके दिया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। व्हाट इज़ डेटा एनोटेशन वैलिडेटर एट्रीब्यूट इन एमयूसी? तो मैंने बोला डेटा एनोटेशन वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है? इन ASP.NET एमयूसी डेटा एनोटेशन आर एट्रीब्यूट यू अप्लाई टू मॉडल properties to enforce validation rules. These attributes live in system.component model that data annotation namespace. MSU automatically check these rules when you submit a form and show the validation message. In simple word, data annotation attributes rules you apply on model properties for validation, ठीक है? तो डेटा एनोटेशन क्या है? एक मॉडल बनाया हमने, उस पे कुछ वैल्यूएशन लगाया हमने। जैसे मैंने बोला ऐज के लिए हम नंबर वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि ऐज 18 से ज़्यादा हो, उसका रिकॉर्ड चाहिए। ऐज 18 से ज़्यादा उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो आप रेंज लगा सकते हो उधर, ठीक है? या कंडीशन लगा सकते हो उधर, ठीक है? और
अ, हम ईमेल के लिए भी हम एक पर्टिकुलर ईमेल फॉर्मेट चाहिए, उसमें एट द रेट चाहिए, उसमें डॉट चाहिए, तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये डेटा एनोटेशन हो गया, रिक्वायर्ड करके वो डेटा एनोटेशन हो गया, बहुत सारे डेटा एनोटेशन होते हैं हमारे पास, जो हम वैलिडेट करते हैं हमारे एट्रिब्यूट्स को, वैलिडेट करते हैं हमारे मॉडल्स को, वैलिडेट करते हैं हमारे फॉर्म्स को, ठीक है? तो ये सारे एट्रिब्यूट हो गए, देखिए, फर्स्ट है हमारा रिक्वायर्ड, जो मैंडेटरी फील्ड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो भी फील्ड हमारी मैंडेटरी है उसके लिए स्ट्रिंग लेंथ 50, तो हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को एक 15th लेंथ तक हम रोक सकते हैं, 50 से आगे वो कैरेक्टर्स एंटर नहीं कर सकता। तो मैक्स लेंथ, मिन लेंथ हम सेट कर सकते हैं उसमें भी। रेंज हमारा 1 टू 100, तो एक न्यूमेरिक रेंज है, जो हमारा 1 से लेके 100 तक की रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा या रेंज उसमें ही प्रोवाइड करके देगा। रेगुलर एक्सप्रेशन तो मैंने बोला हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल में रेगुलर एक्सप्रेशन लगता है, जैसे कि एट द रेट, डॉट, हमें सेट करना है कि यही वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है ईमेल में, तो आप इसे वैलिड फॉर्मेट में करोगे तभी आपका जो भी मॉडल है वो वैलिडेट होगा, वैलिड रहेगा या एरर देगा, ठीक है? तो ईमेल एड्रेस, ठीक है? ईमेल एड्रेस के लिए भी अलग से एक है, तो अच्छा, एक वैलिड ईमेल, तो उसके लिए भी अलग है, ईमेल एड्रेस भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज़ करना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा ही नहीं कि ईमेल के लिए ही यूज़ होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, अलग एक्सप्रेशन जो भी आप कस्टम एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप सेट कर सकते हो, ठीक है? कंपेयर पासवर्ड, आपको 2 फ़ील्ड है, आपको कन्फर्म पासवर्ड और सिंपल पासवर्ड, दोनों में आपको चेक करना है कि सेम पासवर्ड उसने डाला है कि नहीं है, जब भी हम साइन अप करते हो उस टाइम पे। तो डेटा टाइप चेक करना है या डिस्प्ले नेम, आपको एक नेम डिस्प्ले करना है, सेट लेबल टेक्स्ट वगैरह और की वगैरह, तो प्रॉपर्टी प्राइमरी की है या नहीं वो चेक करने के लिए, तो आप ये एट्रिब्यूट लगा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डू कस्टम एरर पेज इन एमवीसी? तो हम कस्टम एरर पेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं एमवीसी में? तो मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पीछे भी, चलो अब इससे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कस्टम एरर पेज इज a user friendly page that replace the default ugly error page when an exception like for not for and not for not found like not found and 500 internal server error occurs. Instead of showing technical details, we show the simply friendly message. देखो, अगर आपने एमवीसी में जब भी एरर आता है 404 और 500 आता है, तो आपका एक रेड पेज डिस्प्ले हो जाता है और एप्लीकेशन फट जाता है आपका लिटरली, ठीक है? तो उसको ओवर करने के लिए हम एक नया पेज बनाएँगे, एमवीसी के एप्लीकेशन में एक नया सीएचटीएमएल फाइल बनाएँगे, एक कुछ व्यू बनाएँगे, तो उस व्यू में हम एक मैसेज लाइक फॉर नॉट फोन पे हम दिखा देते हैं कि एक एक एनिमल खड़ा हुआ है और वो ऐसा उदास चेहरा लेके, मतलब एकदम सैड मुँह बना के, लाइक फॉर नॉट फाउंड ऐसा करके, पेज नहीं मिला, नेट नेट बंद है और ऐसा इंटरनल सर्वर एरर है। तो ये हम डायरेक्टली कोई भी हमारा जो भी डिज़ाइन बना सकते हैं एक नया पेज बना करके, और वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देंगे। तो देखो यार, सिस्टम डॉट वेब में हमने कस्टम एरर्स मोड ऑन करके, तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो रिडायरेक्ट होगा एरर जनरल में जाएगा, ठीक है? बट वो उससे पहले स्टेटस कोड देखेगा कि स्टेटस कोड हमारा क्या रिटर्न हुआ है। अगर 404 हुआ है तो रिडायरेक्ट होगा नॉट फाउंड के व्यू पेज पे, या 500 है तो ये रिटर्न होगा इंटरनल व्यू पेज पे, ठीक है? तो ये हमारा सारी डिटेल्स यहाँ पे दे चुके हैं, तो हमारा हो गया हमारा एक कस्टम एरर पेज, ठीक है? तो आपको पूछ सकता है कि कस्टम एरर पेज कैसे जनरेट करते हो और कैसे रिडायरेक्ट करते हो, तो उसके लिए ये एग्जांपल हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट वेब पेज में लिख रहे हो कि हम कैसे हम वो 404 के लिए हम रिडायरेक्ट करेंगे, तो हम डायरेक्टली भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक रिस्पॉन्स मिला, हमें रिस्पॉन्स एपीआई से रिस्पॉन्स मिला 404, तो हमने स्टेटस कोड वही कंपेयर किया जहाँ से रिटर्न हुआ है, और वो डायरेक्टली हम रिडायरेक्ट कर देंगे उधर से ही कंट्रोलर व्यू बना के, ठीक है? तो ऐसे भी हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं कोड से, और ऐसे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम डॉट वेब पेज से। 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम मैनुअली, और बहुत सारे एडवांस तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, वही बोल रहा है कि सर्वर साइड वैल्यूएशन क्या है एमयूसी में, ठीक है? So server side validation MUC, server side validation means the form data is sent to server and validation happens on the server before saving into database. It's more secure than the client side validation because server always recheck the data. ठीक है? तो देखो, हमारे पास दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक सर्वर साइड वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हमारे जावास्क्रिप्ट jQuery में हम प्रोवाइड करके देते हैं, बिफोर ब्राउजर हिट होने से पहले हम जो भी वैलिडेशन लगाते हैं वो हो गया हमारा क्लाइंट वैलिडेशन। और जो वैलिडेशन हम सर्वर पे लगाते हैं, सर्वर हमारा जो वैलिडेशन वो चेक करता है, फिर एरर देता है हमारे पेज पे, तो वो होगा हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है? तो हम वो जानेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो सर्वर वैलिडेशन, यू ऐड डेटा annotation attribute in your model. When form is submitted, MUC automatically validate the model on server. If validation fails, error are stored in model state. Controller check model state is valid. If valid, process and save. If not valid, return the same view and with the error message, ठीक है? तो देखो, ये बोल रहा है कि हमने एक डेटा annotation एट्रीब्यूट दिया है मॉडल पे, जैसे कि रिक्वायर, रेंज वगैरह हमने सारे वैलिडेशन लगा चुके हैं यहाँ पे पहले ही।
अगर एज बिटवीन 18 to 16 तो वैलिड है। एरर पेज एरर नेम हमने डाला है तो वैलिड है, नेम नहीं डाला तो नॉट वैलिड है, ईमेल हमने प्रॉपर वैलिड लगाया है तो उधर वैलिड है। ठीक है? तो ये सारा कुछ चेक करेगा। ठीक है? तो हमने पहले एसटीडी पोस्ट मेथड बनाई है, एसटीडी पोस्ट वाली हमने रजिस्टर मेथड बनाई है, उसमें हमने एक मॉडल भेजा। ठीक है? तो मॉडल हमारा हमने पहले ही बना चुके हैं, हम सारा का सारा मॉडल एज वगैरह सब कुछ बना चुके हैं। जो एचटीटीपी पोस्ट में हम सारी इन्फॉर्मेशन हम एंटर करके हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो भी मॉडल स्टेट है, ये वाले नेम एज ये चेक करेगा, ठीक है, कि वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वैलिड है तभी वो रिडायरेक्ट करेगा सक्सेस पे, या वैलिड नहीं है तो वो रिडायरेक्ट करेगा हमारा कस्टम एरर पे, जो भी हमने दिखाया या कुछ भी हमारा जो एरर्स है वो हमारा रिटर्न हो जाएगा पर्टिकुलर व्यू पे। ठीक है, तो हमारा एक व्यू समझ लो ये है हमारा व्यू बना हुआ। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। ठीक है, व्हेन फॉर्म इज पोस्टेड एमवीसी रन वैलिडेशन बेस्ड ऑन डेटा एनोटेशन, एरर्स आर स्टोर इन मॉडल सेट, एस्टिमुलेशन मैसेज फॉर एस्टिमुलेशन शोज एरर। ठीक है, तो समरी वैलिडेशन और वैलिडेशन मैसेज फॉर हमारे ये एरर दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन, जो हम सर्वर साइड वैलिडेट करते हैं, ना कि हम बिफोर सर्वर हिट होने से पहले, मतलब बिफोर ब्राउजर हिट होने से पहले वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और सुन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सेप्शन फिल्टर इन एमवीसी। तो हमारे पास एक्सेप्शन फिल्टर क्या है एमवीसी में। ठीक है, तो आपने 3-4 टाइप के एक्सेप्शन फिल्टर देखे होंगे नहीं, ऑथोराइजेशन फिल्टर, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, उसमें है एक्सेप्शन फिल्टर। ठीक है, तो देखो, exception filters in MUC are special filters that handle unhandled exception that occurs during the exception of controller action or later in MUC pipeline. They allow you to log the error, show the custom error message page, or redirect the implementation by using exception filter or built-in handle error attribute. In short, exception filter centralized way to handle exception in MUC. देखो, जो exception filters है, जो भी हमारे पास एरर आता है, जो भी हमारे एरर आने से पहले बोल सकते हैं, एरर आने से बाद में बोल सकते हैं, बट एरर आने के बाद ही हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। बट ठीक है, बट जैसे कि हम एक्शन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, हम ऑथराइज़्ड फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो ये वैसे का ही एक्सटर्नल फ़िल्टर है जो हम एक्सेप्शन आने के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कॉमन व्यू पेज बना सकते हैं कि एक एरर पेज बनाया हमने। ठीक है? तो एरर पेज हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, तो वो हमारा एक्सेप्शन फ़िल्टर है। ठीक है? जो हमने हैंडल एरर यूज़ किया, यहाँ पे डायरेक्टली व्यू लिखा है, वही एरर पेज हमारा कौन-सा व्यू डिस्प्ले होगा जब एरर आएगा, एरर पेज ही डिस्प्ले होगा। ठीक है? तो जहाँ भी एक्सेप्शन आएगा, ये एरर जो मैसेज आएगा, वही व्यू पेज पे हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया एक्सेप्शन फ़िल्टर। तो ऐसे ही बहुत सारे फ़िल्टर्स जो रहते हैं, हम लगाते हैं एक्सेप्शन के लिए, तो हमारा हो गया एक्सेप्शन फ़िल्टर। ठीक है? तो यहाँ पे देखो 4 फ़िल्टर है, एक ऑथराइजेशन फ़िल्टर, हैंडल द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, एक्शन फ़िल्टर, रन बिफोर एंड आफ्टर एक्शन मेथड्स, रिजल्ट फ़िल्टर, रन बिफोर आफ्टर रिजल्ट एग्जीक्यूशन, व्यू रिजल्ट लाइक एक्सेप्शन फ़िल्टर, हैंडल द एक्सेप्शन, दैट इज़ आवर टॉपिक। ठीक है? तो बिल्ट इन एक्सेप्शन भी रहता है। ठीक है, तो बिल्ट इन एक्सेप्शन ये हो गया हमारा, बिल्ट इन एक्सेप्शन जो पहले से है हमारे पास, जो एमवीसी बंद कर देता है, और हम कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एक ग्लोबल एक्सेप्शन फिल्टर होगा, जो फिल्टर कॉन्फ्लिक्ट डॉट सीएस में हम उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 टाइप का हमारा एक्सेप्शन फिल्टर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि कस्टम एक्सचेंज फ़िल्टर भी हम बना सकते हैं एक, उसको ऑन एक्सेप्शन क्रिएट करके देंगे, और जो भी हमारा एक्सेप्शन है वो डायरेक्टली उसको इनहेरिट करेगा हमारे कस्टम एक्सेप्शन पेज। ठीक है, इनहेरिट करेगा हमारे जो फ़िल्टर्स है, जो लगाए हुए हमने, उसको इनहेरिट करेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन हैंडल होता है तो इश्यू ट्रू और फॉल्स होगा, एक्सेप्शन हैंडल है या नहीं है, तो फिर उसके बाद जो हमारा व्यू होगा कस्टम एरर पेज को डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा। तो ऐसे हम मल्टीपल वे हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रेंडर सेक्शन इन एमवीसी। ठीक है, देखो, रेंडर सेक्शन क्या होता है? इन ASP.NET MVC, we often use layout page, layout.html to keep common design, header, footer, navigation for all views. तो लेआउट पेज हमारा एक मास्टर पेज होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि लेआउट पेज हमारा मास्टर पेज होता है। उसमें हमारा हीडर, फुटर और सारे जो नेविगेशन होते हैं, नेविगेशन टैब्स रहते हैं ना, जो ऊपर रहते हैं, होम, अबाउट सेक्शन वाला, तो वो सारे पेज का जो डिज़ाइन रहता है एक लेआउट पेज में हमारा मेंशन होता है। और जो कंटेंट होता है ना, वो बीच का कंटेंट होता है, हीडर, फुटर के अलावा जो बीच में सिर्फ रिफ्लेक्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हमारा होगा वो कंटेंट, और वो कंटेंट हमेशा चेंज होता है। तो वो कंटेंट में अगर हमें कुछ दिखाना है, अलग व्यू दिखाना है, तो उसके लिए हम रेंडर सेक्शन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बट समटाइम द स्पेसिफिक नीड्स टू इंजेक्ट एक्स्ट्रा कंटेंट लाइक कस्टम स्क्रिप्ट स्टाइल्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ लेआउट,
for we use render section. Render section allow the child view to inject the content into specific placeholder and layout page. ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटल है हमारे पास, एक कस्टम स्टाइल है, और एक हमारा वेलकम मैसेज, और एक हमारा एक स्क्रिप्ट है। तो मल्टीपल सेक्शंस है, और हमने यहाँ पे एक पीछे मैसेज दिखाया। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास टाइटल है, और एक हमारे पास CSS है, और एक हमारे पास मैसेज है जो हमने H2 हमने टैग यूज़ करके हमने क्रिएट किया है, और एक अलग सेक्शन है उसमें हम एक स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, एक तो पहले हमारा टाइटल दिखा रहा है, एक हमारा CSS अप्लाई करके दे रहा है अलग सेक्शन, और दूसरा हमारा हमारा टैग है, और तीसरा हमारा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो रेंडर बॉडी हम देखेंगे, डिफाइन वेयर द मेन व्यू कंटेंट गोस मस्ट बी व्यूज वंस इन लेआउट। ठीक है, तो हमारा जो भी हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे व्यू की जो बॉडी है, तो उसमें हमें कुछ रेंडर करना है कंटेंट। तो ये कंटेंट जो भी हम रेंडर करेंगे हमारे रेंडर बॉडी में आएगा। ठीक है, और रेंडर सेक्शन जो हमने बनाया रहे, सारे सेक्शन हमारे देख, ये सेक्शन हो गया, हमारे 2 सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो नेम, उसके लिए नेम रिक्वायर्ड होता है, जो भी हम नेम दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। जो भी हमारा सेक्शन अगर ट्रू हो जाएगा तो ये वाला सेक्शन रन होगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ट्रू और फॉल्स के हिसाब से हम वो सेक्शन हमारा रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेड में हमने डिस्कस किया कि एक टाइटल है, और हमने लिंक वगैरह। तो रेंडर सेक्शन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टम स्टाइल्स करके है। ठीक है, तो कस्टम स्टाइल करके हमारा एक सेक्शन है, जो भी यहाँ पे अगर दिखाना है आपको रेंडर सेक्शन, तो यहाँ पे वो ट्रू होना चाहिए तभी वो दिखेगा। तो रेंडर सेक्शन हमारा कस्टम स्टाइल्स करके है, तो कस्टम स्टाइल का सेक्शन हमारा ये रहा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो CSS वाली प्रॉपर्टी है लगेगी ऊपर, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो और फिर बॉडी में आ गया हमारा, हेडर आ गया पहले तो, MUC ऐप करके नाम आ गया। फिर हमारा हो गया कंटेंट, क्लास कंटेंट करके हमने लिखा है। जो भी हम कंटेंट क्लास क्यों है, यहाँ पे हम CSS लगाएंगे कंटेंट की, जो भी हम CSS क्लास में प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली इस कंटेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंटेंट हो, जो भी रेंडर बॉडी हम यूज़ करेंगे, जो भी कंटेंट यूज़ करेंगे, उसमें @ रेंडर बॉडी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और वो जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फुटर हो गया हमारे पास, फुटर और रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट वाला हमारा ही हो गया लास्ट में, तो हम यहाँ पे बॉडी के लास्ट में हम रेंडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन एक पेज में हम रेंडर कर रहे हैं, कि मतलब अलग से एक पेज है हमारे, एक अलग से हमारा एक स्क्रिप्ट है, अलग से हमारा CSS है, जो हमें रीयूज करना है मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल जगह पे। मतलब हमारा कोड का जो लेंथ है वो भी मिनिमाइज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ एक लाइन का कोड लग रहा है हमें, सिर्फ रेंडर सेक्शन रिक्वायर्ड करके ऐसा लिखा है, स्क्रिप्ट डाल दिया, नाम डाल दिया, और हम डायरेक्टली रेंडर कर रहे हैं उधर। ना कि हमें 3 या 4 लाइन से ज़्यादा हमें कोड लिखना है। वहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और कोड अलग जगह पे रहेगा, जो हम मास्टर पेज में बोल सकते हैं, जो हम लेआउट कर रहे हैं डायरेक्टली हमारे मेन पेज पे या मास्टर पेज पे। ठीक है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट और पोस्ट क्या है हमारे एक्शन टाइप्स, बहुत लोगों को पता भी होगा गेट और पोस्ट। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कितने टाइप के HTTP मेथड्स है, लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच भी है उसमें। ठीक है, तो देखो इन ASP.NET when you create the action method inside a controller, it can respond to different HTTP request method like get, post, put, delete, patch, it is हर एक के अलग अलग मायने हैं, अलग 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 यूजर्स है। ठीक है, एक सेम जैसे एक जैसे नहीं है। तो उसमें मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है ना, वो गेट पोस्ट यूज़ होता है, बट आपको सारी सारी आना चाहिए। ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, सारा का सारा आना चाहिए, तो प्लीज़ करके जाना। ठीक है, तो देखो पहले तो गेट रहता है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट एक्शन टाइप है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया तो वो डायरेक्टली आपने देखो यहाँ पे HTTP गेट है, अगर ये डाला भी नहीं ना आपने, तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP गेट ही लेगा, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट एक्शन टाइप क्या होता है, गेट ही रहता है। ठीक है, यूज़ रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, जब भी आपको डेटा की रिक्वेस्टेड होती है, जब सर्वर से आपको कुछ डेटा चाहिए, तो उस टाइम पे आप HTTP गेट यूज़ करो, कुछ आईडी भेजो, कुछ भी भेजो, और डायरेक्टली आपको डेटा आ जाएगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब भी हम ये यूज़ करते हैं ना, तो यूआरएल में इसका ना आईडी वगैरह दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हम रिक्वेस्ट उसको बॉडी में नहीं भेज रहे, कुछ मॉडल बना के नहीं भेज रहे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट बना के नहीं भेज रहे। ठीक है, वही बोल रहा है, डेटा इज पास विया यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग, वही बोल रहा है। ठीक है, और इसकी यूआरएल जो लेंथ रहती है लिमिटेड रहती है। तो पोस्ट में क्या होता है हमारा, यूज टू सेंड डेटा टू सर्वर। ठीक है, हम कुछ भी डेटा भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे पोस्ट हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी हमारा सारा कुछ पास होता है, तो वो हम एक ऑब्जेक्ट में बना के डालते हैं। ठीक है,
तो बॉडी बना के डालते हैं और उसमें हम सेंड करते हैं। तो यहाँ पे दिया है तो स्ट्रिंग यूजर नेम एंड स्ट्रिंग पासवर्ड हम भेज रहे हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, तो ये तरीका बहुत हद तक कि हम यूआरएल में डायरेक्टली यूजर नेम पासवर्ड भेज रहे हैं तो ये गलत तरीका है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया है कि अगर एडमिन और पासवर्ड यूजर नेम अगर सेम है तभी रिडायरेक्ट करेगा हमारा डैशबोर्ड के लिए। ये तो हमारा एक सिंपल डिज़ाइन है, एक नॉर्मल डिज़ाइन है, समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। बट हम नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो एक बॉडी बना के हम भेजते हैं, पैरामीटर्स बना के भेजते हैं। तो वही सेफ तरीका रहता है, उससे हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है तो वो नहीं होता है। ठीक है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा पोस्ट हमारा इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यूज़ होता है। गेट सेक्शन हमारा जो भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एमवीसी में नया क्या है? ठीक है, तो देखो, तो आपको ये बोल सकते हैं कि आपका लेटेस्ट वर्ज़न क्या है एमवीसी का? देखो, ये तो लिटरली वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि खुद में ही कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो देखो, ASP.NET MVC एक लेगेसी एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका वर्ज़न जो होता है लास्ट MVC 6, क्योंकि हमारा जो भी हमारे डॉटनेट कोर में हमारा अभी माइग्रेट हो चुका है सब कुछ, ठीक है? क्योंकि हमारा जो डॉटनेट कोर है वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट देता है, ठीक है? ओएस वगैरह, विंडोज़ वगैरह, लिनक्स वगैरह सब कुछ सब पे चलता है अभी। पहले हमारा विंडोज़ को ही सपोर्ट करता था माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है? तो अभी डॉटनेट फ्रेमवर्क से डॉटनेट कोर हो गया हमारा, तो डॉटनेट कोर में सब कुछ हमारा माइग्रेट हो चुका है। जो भी हमारे लेगेसी ओल्ड एप्लीकेशन थी वो भी माइग्रेट हो चुके हैं। बट तब भी हम डॉटनेट फ्रेमवर्क कहीं-कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एएसपी डॉट नेट एमवीसी का जो 6 वर्ज़न है वो लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं उधर, ठीक है? तो बैक इन डॉटनेट फ्रेमवर्क डेज़ बिफोर डॉटनेट कोर, जो भी मैं बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो रिलीज़ एएसपी डॉट नेट 1 to 5 देन केम एमवीसी 6 व्हिच वाज़ ओरिजिनली प्लान्ड एज़ अ नेक्स्ट वर्ज़न, ठीक है? पहले जो भी वर्ज़न था वो 1 to 5 से लिखता, उसका नेक्स्ट वर्ज़न था एमवीसी 6, ठीक है? उसको मतलब प्लान कर रहे थे वो नेक्स्ट वर्ज़न डिक्लेयर करने के लिए एमवीसी 6 के लिए। बट क्या हो गया कि एमवीसी को डायरेक्टली मर्ज कर दिया गया एएसपी डॉट नेट कोर के साथ, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट मर्ज एमवीसी वेब एपीआई वेब पेजेस इनटू वन फ्रेमवर्क एंड कॉल इज़ एएसपी डॉट नेट कोर, ठीक है? तो अभी ये वो एक ही फ्रेमवर्क हो चुका है एमवीसी एएसपी डॉट नेट कोर में, जो भी हमारा सारा कुछ मर्ज हो चुका है। तो सो एमवीसी 6 बिकम द ब्रिज बिटवीन ओल्ड एमवीसी एंड न्यू एएसपी डॉट नेट कोर, ठीक है? तो फीचर लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, built-in tag helpers, cross-platform support, JSON-based configuration, MSSX is no longer used, is rebranded as into ASP.NET Core. ठीक है, जहाँ पे कोर आ जाता है वहाँ पे आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म बता सकते हो, आपको बता सकते हैं कि एमएस6 के कुछ फीचर बताओ, तो आप बोल सकते हो कि वो आउटडेटेड है और अभी मर्ज हो चुका है, किस पे रिब्रांडेड हो चुका है, उसका नाम चेंज हो चुका है, एएसपी.NET कोर बना चुका है। तो अभी क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है और उसमें टैग हेल्पर जो नया रेज़र सपोर्ट आ चुका है, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्ट इन आ चुका है, जहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अभी वहाँ पर डायरेक्टली आपको एक सर्विस बनानी है और एक सर्विस बनाने के बाद आपको रजिस्टर करनी है और डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है? बहुत सिंपल कर दिया गया है। जेसन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है वेब डॉट कॉन्फ़िग में, जो हमेशा डायरेक्टली बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले भी और अभी बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर दिया गया है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं हमारे एएसपी डॉट इन एमवीसी 6 में हैं, ठीक है? तो लेटेस्ट वर्ज़न जो लेगेसी का जो भी हमारा एबीसी का जो भी है 5.3.0 है, ठीक है? तो हमारा 6 का तो माइक्रो एसपी डॉट नेट कोर के साथ माइग्रेट हो चुकी है, राइट? तो हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न एमवीसी के साथ वो 5.3.0 है, जो अक्टूबर 2023 में आया गया है, ठीक है? तो उसमें देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट मूव्ड एएसपी डॉट नेट कोर, दे स्टिल प्रोवाइड सिक्योरिटी मेंटेनेंस अपडेट फॉर एएसपी डॉट नेट एमवीसी 5, द लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी भी है, क्योंकि जो भी हमारा लेगेसी एप्लीकेशन अभी भी है, जो पुराने एप्लीकेशन है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोगों ने अभी वो स्टार्ट कर दिया है कि नए फ्रेमवर्क के साथ वो कन्वर्ट करना ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब भी ये सपोर्ट बंद हो सकता है, तो इसलिए एप्लीकेशन डायरेक्टली माइग्रेट करना स्टार्ट हो चुका है नए फ्रेमवर्क के साथ। बट तब भी बहुत सारे एप्लीकेशन है अभी वर्ल्ड फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो लेटेस्ट वाला 5.3.0 वर्ज़न है, जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये स्टेबल वर्ज़न है हमारा उसका, ठीक है? दिस इम्पोर्टेंट फॉर कंपनीज़ दैट स्टिल रन डॉट नेट फ्रेमवर्क ऐप्स, ठीक है? वही बोला मैं। So if you are working on Worlder project in .NET framework, you still use the MVC file like, ठीक है? मॉडर्न ASP.NET Core, ASP.NET Core MVC 8 वर्जन 8 यूज़ करें, ठीक है? तो अभी जो वर्जन है वो 8 यूज़ हो रहा है, ठीक है? हमारा एएसपी डॉट नेट कोर का। तो अगर पूछा जाए कि एमयूसी का कौन-सा वर्ज़न आप करंटली यूज़ कर रहे हो, तो आपको देखना है प्रोजेक्ट में जाके प्रॉपर्टीज़ के अंदर सॉल्यूशन में आ जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप डायरेक्टली वेब कॉन्फ़िग पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है? बट कहीं-कहीं भी मेंशन नहीं होता, तो आप क्लियरली वहाँ पे चेक करके देख लेना, ठीक है? तो आप लेगसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से वर्ज़न होगा, आप कोर वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से वर्ज़न होगा। तो अभी 8 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है? So today MVC does not have its own version number anymore. Instead, it's part of ASP.NET Core. The current release of ASP.NET Core is 8. That means if you build an
MVC have today? It will ASP.NET Core MVC 8, not 6 or 5. Key improvement: cross-platform, lightweight, high-performance, unified framework. MVC plus API are one now. ठीक है. Cloud-ready model tooling. For a new project, you will the ASP.NET Core MVC currently version 8. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है. ठीक है. पहले तो विंडोज को सपोर्ट करता था, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है. ठीक है. और क्रॉस प्लेटफॉर्म हो चुका है. क्लाउड सपोर्ट देता है डायरेक्टली, एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लाउड में आप डायरेक्टली क्लाउड कनेक्ट कर सकते हो हमारे जो कोर प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्टली. ठीक है. तो अभी क्लाउड बेस सारे प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कम करके देता है. ठीक है. तो पहले तो क्या होता था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर खुद कंपनी वाले ही हमारे जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पे ही सेटअप करते थे, उसके मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता था. तो अभी क्लाउड सपोर्ट की वजह से उनका जो मेंटेनेंस वो कम हो जा रहा है, वो उनके चार्जेस कम हो जा रहे हैं और डाउन टाइम भी बहुत कम हो रहा है. ठीक है. तो उस कंडीशन में हमारे जो मॉडल जो भी नया एडवांस टेक्निक्स है वो हमारे ASP.NET कोर के साथ हमारे मर्ज हो चुके हैं. ठीक है. और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब कॉन्फ़िग फाइल इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन? तो वेब कॉन्फ़िग फाइल का क्या पर्पस है हमारे MVC एप्लीकेशन में? ठीक है. तो वेब कॉन्फ़िग फाइल इज एन XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल used to define the application level setting for the ASP.NET MVC और वेब कॉन्फ़िग. जो भी एप्लीकेशन सेटअप है ना, वो सारी सेटिंग जो भी हम एप्लीकेशन लेवल की करते हैं, हमारे वेब डॉट कॉन्फ़िग में करते हैं. तो इट टेल्स ASP.NET रन टाइम हाउ द एप्लीकेशन शुड बिहेव. की पर्पस ऑफ वेब कॉन्फ़िग. तो पहले की पर्पस क्या रहता है एप्लीकेशन वेब कॉन्फ़िग का? पहले तो की वैल्यू सेटअप करके देता है हमारे, जो भी हमें एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन से लेना है, एक ग्लोबल लेवल पे कुछ सेट करना है, समझ लो. ठीक है. तो आपने एक ऐप नेम बना, की और वैल्यू माय MVC आप करके एक ऐप नेम ले रहे हो. तो ऐसे ही आप अलग-अलग तरीके से एक अलग-अलग की बना के उसकी वैल्यूज़ उसमें डाल सकते हो. ठीक है ना? तो आप वो अ, इंटर मतलब एन्क्रिप्टेड भी होगी, तो उसको डिक्रिप्ट करेंगे हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन लेंगे उस टाइम पे हम डिक्रिप्ट करेंगे. उसके लिए एक अलग से टूल आता है डिक्रिप्ट करने का, बट वो अलग से कोड भी यूज़ करते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए. तो की वैल्यूज़ में ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा एक पैकेज है जो NuGet से हम डाउनलोड करते हैं, तो NuGet से जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पैकेज आता है उससे हम रीड कर सकते हैं वेब कॉन्फ़िग से वैल्यूज़. तो वो हमारा हो गया एप्लीकेशन कॉन्फ़िग सेटिंग करने का एक अलग तरीका. ठीक है. तो एक डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए जहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करते हैं. ठीक है. दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑथराइज़ेशन के लिए जिसमें हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथराइज़ करेंगे, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. एरर हैंडलिंग, कस्टम एरर पेज जो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कस्टम एरर पेज कैसे दिखाना है उसके लिए हम वेब कॉन्फ़िग यूज़ कर सकते हैं. स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से बहुत सारे फ्यू टेक्निक्स है जो हम वेब कॉन्फ़िग में यूज़ कर रहे हैं. तो आपको अगर पूछा जाए तो इसमें 2 या 3 भी आंसर दे दोगे तब भी चलेगा. तो उसको पता चल जाएगा कि आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो ये ईज़ी हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल. आपको अगर 2% का भी हेल्प होता है ना मित्रों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. और इससे तो आपको कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब करना है, आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. या बाय.